आज का हमारा लेक्चर मोड्स ऑफ फीडिंग ये है। ये जो मोड्स ऑफ फीडिंग है इसको स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट इस नाम से भी जानते हैं, या इसको स्पेशल फीडिंग टेक्निक इस नाम से भी इसको बोला जाता है। सब नॉर्मली क्या होता है कि कोई जो पेशेंट है उस पेशेंट की जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहती है वो व्यक्ति ओरली मतलब मुंह से जो भी खाना खाता है उससे उसको फुलफिल हो सकती है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि ईटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, या उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, या उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसमें प्रॉब्लम हो, या उसके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे समय में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और खाना मतलब स्वेलोइंग कहना चाहिए, उसमें यदि प्रॉब्लम होती है तब ऐसे समय में हम उस व्यक्ति की न्यूट्रिशनल नीड्स को नॉर्मल जो जैसे मुंह से जो खाना खाते हैं उससे अपन फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय में वो जो पेशेंट रहता है उस पेशेंट को हमको स्पेशल तरीके से न्यूट्रिशन सपोर्ट देना पड़ता है, और इसी चीज़ को कहा जाता है स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट, है ना। और मोड्स ऑफ फीडिंग का मतलब क्या है कि तरीके, किस के तरीके, ये स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के तरीके। अब ये जो तरीके रहते हैं ये दो तरह के रहते हैं, इसके टाइप्स में दो है। फर्स्ट है एंटरल फीडिंग और दूसरा है पेरेंटरल फीडिंग। अब ये जो शब्द है एंटरल, ये कहाँ से आया? तो ये एंटेरॉन शब्द से बना है। इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या रहता है कि जो एंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन, कि जब भी फीडिंग इंटेस्टाइन में जाएगा, जो भी फूड है वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो फीडिंग कहलाएगा एंटरल फीडिंग। अब ये इंटेस्टाइन में जाने वाला फीड दो तरह से हो सकता है, ओरल मतलब मुंह से भी और ट्यूब से भी हो सकता है ना। तो नॉर्मल फीड तो अपन ओरल लेते ही हैं, परंतु ये जो एंटरल फीडिंग है उस एंटरल फीडिंग को नॉर्मली जब अपन जनरली अपन बोलो कि एंटरल फीडिंग दे रहे हैं तो उसका मीनिंग रहता है कि ट्यूब फीडिंग से ही उस पर्सन को खाना दिया जा रहा है, इसलिए फीडिंग थ्रू ट्यूब इज नोन एज एंटरल फीडिंग। अब ये जो ट्यूब रहती है इस ट्यूब का दूसरा नाम है रायल्स ट्यूब, RYLES, रायल और ट्यूब, क्योंकि एक जे रायल नाम का फिजिशियन था, और वो जो फिजिशियन था उसने 1889 में ये फीडिंग टेक्निक में मतलब इस ट्यूब का यूज़ किया था, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है रायल या RT फीड। अब क्या देखा जाता है कि ये जो एंटरल फीडिंग का मैंने कहा कि ट्यूब से अपन दे सकते हैं, पर क्या सबको दे सकते हैं क्या? तो इसके लिए एक क्राइटेरिया रहता है खास कि जिसकी GIT सिस्टम मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसका फंक्शन प्रॉपरली चल रहा है, मतलब उसका जो डाइजेशन वाला पार्ट है, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है, वो जब सही ढंग से चल रहा होगा तभी ये वाली एंटरल फीडिंग उसको दे सकते हैं। मान लीजिए कि उस पर्सन का डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही हो, तो ऐसे समय में यदि अपने ट्यूब से भी उसको खाना दे दिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डाइजेशन ही नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो ऐसे समय में उस पर्सन की न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो दूसरा मोड यूज़ किया जाता है वो है पेरेंटरल फीडिंग। पेरेंटरल फीडिंग का मीनिंग रहता है कि जो डायरेक्टली वेन के द्वारा फीडिंग की जाए, मतलब ब्लड में जो वेन्स है उस वेन में हमको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ते हैं, है ना। तो वो वाली फीडिंग कहलाती है पेरेंटरल फीडिंग। तो इस प्रकार अभी तक अपन ने क्या देखा कि जो मोड्स ऑफ फीडिंग है वो दो प्रकार की है, एंटरल फीडिंग और दूसरी है पेरेंटरल फीडिंग। अब अपन आते हैं कि ये जो एंटरल फीडिंग है, ये एंटरल फीडिंग इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लाभ क्या है। तो अब अपन इसके लाभ पे आते हैं कि क्या क्या इसके लाभ हैं। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो लाभ है वो क्या है कि मेंटेन नॉर्मल GIT फंक्शनिंग। जब हम किसी भी पर्सन को
उसके उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है और उसको इसके आधार से इसके द्वारा फीडिंग करवा रहे हैं, तो उसका जो मतलब उसके जो जीआईटी के एंजाइम्स है वो प्रॉपरली सिक्रीट होंगे, फिर उसकी पूरी जो फंक्शनिंग है वो सही ढंग से हो पाएगी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सही होगा। तो जब भी किसी ऑर्गन का काम जो था वही होता रहे तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गन कैसा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। और यदि हम उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो ऑर्गन धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, खराब होता जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल अपन लो तो जैसे किसी का समझ लो फ्रैक्चर हो जाए और उसको जब प्लास्टर चढ़ जाता है, उसके बाद जब उसका प्लास्टर निकले तो ऑटोमेटिकली उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट ही खत्म हो गया था प्लास्टर के कारण। तो वो चीज़ अपने इंटरनली भी है कि जितने भी ऑर्गन्स है वो यदि नॉर्मल फंक्शनिंग करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी फंक्शनिंग मेंटेन रहेगी। तो इसलिए जीआईटी की फंक्शनिंग मेंटेन रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पर्सन की हेल्थ भी सही रहती है। इसलिए दूसरा क्या है कि इससे जो भी न्यूट्रिशनल डिमांड थी उसको पूरी तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है। तीसरा क्या देखा जाता है कि इसमें क्या है कि जो पेरेंटरल न्यूट्रिशन देते हैं वेन्स के द्वारा, उसमें कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। इसमें यदि सावधानी रखी जाए तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, पर सावधानी थोड़ी भी नहीं रहे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन वो भी इतनी सीरियस नहीं रहती जितनी कि आईवी में हो सकती है। अब इसके बाद और क्या फ़ायदा इसका, तो इसमें पैसा भी कम लगता है क्योंकि फीड भी जो रहता है वो भी अलग अलग तरह का रहता है, उसको अपना जो घर में खाना खा रहे हैं उससे भी बना सकते हैं, तो इसलिए इसका कॉस्ट भी कम है। फिर इसको घर वाले भी यूज़ कर सकता है, इजी टू हैंडल, यहाँ पे लिखा ही है मैंने, और इजी टू प्रिपेयर फूड, ये दोनों चीज़ें इजी है, इसलिए नेचुरल है, इसकी कॉस्ट भी क्या रहेगी, कम रहेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको हॉस्पिटलाइज्ड ही किया जाए, व्यक्ति घर में भी रह के ट्यूब फीडिंग कर सकता है क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग कोई इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, जबकि आईवी में मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए कोई ना कोई अटेंडेंट हमेशा चाहिए। अब इसके अलावा और क्या फ़ायदा है इसका, तो प्रिवेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फ्रॉम गट टू पोर्टल वेन एंड लिम्फेटिक सिस्टम। होता क्या है कि ये जो अपने इंटेस्टाइन है उसके अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं और कई बार ये जो बैक्टीरिया वो नुकसानदायक बैक्टीरिया भी रहते हैं। तो वो नुकसानदायक बैक्टीरिया कई बार ऐसे जो बीमार व्यक्ति लोग रहते हैं उनकी इंटेस्टाइन से वो सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, या तो पोर्टल वेन में पहुंच जाएंगे या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाएंगे। पर यहाँ पर क्या है, ट्यूब से जा रहा है खाना, तो इसलिए वो जो उनका इधर से उधर जाने वाला है जिसको अपन कहते हैं ट्रांसलोकेशन, वो बच जाता है और इसलिए व्यक्ति जो है वो क्रिटिकली इल पेशेंट होगा तो उसमें ये जो ट्रांसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण ये मतलब लिवर और लिम्फेटिक सिस्टम यदि अफेक्ट हो जाए तो और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कॉम्प्लिकेशन उसकी जो भी हेल्थ है उसमें हो सकती है, तो वो भी इसमें प्रिवेंट हो जाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस है। अब अपन आते हैं कि इसके जो यूज़ करते हैं अपन, तो उसका इंडिकेशन क्या क्या है, कौन से इसमें अपन इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। तो इंडिकेशन फॉर यूज़ ऑफ ट्यूब फीडिंग या इंटरनल फीडिंग, तो इसमें सबसे पहला जो यूज़ वाला पार्ट देखा जाता है कि क्या इसका यूज़ अपन कब कर सकते हैं, जो इसकी जो ये है सूचनाएं बोलो या अपन इंडिकेशंस बोले, है ना। तो किस में यूज़ कर सकते हैं अपन ट्यूब फीडिंग, पहले तो बता ही दिया कि जीआईटी जिसकी सिस्टम सही ढंग से काम कर रही है, नॉर्मल फंक्शनिंग हो, उनको तो देते ही हैं, पर फिर भी कब देना पड़ता है, तो जैसे किसी को मालन्यूट्रिशन है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन था और साथ में विथ इनएडिक्वेट ओरल इनटेक हो रहा है कि प्रॉपरली खाना नहीं खाया जा रहा 5 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन से, तो ऐसे समय में वो जो पर्सन है उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियस हो सकता है वो, इसलिए ऐसे समय देते हैं। वैसे ही जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उससे भी 50% से भी कम यदि वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मतलब ले पा रहा है और वो ऐसे करते करते 7 से 10 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को भी तुरंत ट्यूब फीडिंग दिया जा सकता है। फिर इसके अलावा जिसको डिस्फेजिया ज़्यादा हो गया है, सीवियर हो गया है, डिस्फेजिया का मतलब तो मैंने बताया ही था कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, तब ऐसे समय में भी ये प्रॉब्लम
को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मेजर बॉवेल रिसेक्शंस, कई बार क्या हो जाता है कि जैसे सपोज करो कोलोन है और उसमें कोई डिसीज़ हुई है और वो डिसीज़ इस टाइप की है, अपन ने बहुत सारी डिसीज़ पढ़ी हैं, क्रॉन्स डिसीज़ भी पढ़ी है, इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस भी पढ़ा है। तो ऐसे समय में कई बार हो सकता है कि वो ऑपरेशन हो जाए, तो उनको पेरेंटल न्यूट्रिशन तो चलता ही रहता है, पर साथ में यदि इलियम तक का भाग ठीक है तो उनको फिर एंटरल न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, ताकि उनकी जो इंटेस्टाइन है वो इलियम तक तो बढ़िया थी, कोलोन वाला भाग में ही प्रॉब्लम थी, तो इस कारण से वो क्या है, जीआईटी नॉर्मल हो सकेगी। तो जीआईटी की फंक्शनिंग नॉर्मल रहेगी तो वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए भी मेजर बॉवेल रिसेक्शन मतलब उसका जो काट दिया गया, सेक्शन कर दिया है कुछ बॉवेल का, बॉवेल मतलब तो मालूम है आप लोगों को, इंटेस्टाइन है ना, तो उदाहरण भी बता दिए मैंने। तो उस समय भी हमको ये वाली एंटरल फीडिंग दिया जा सकता है। उसी तरह से कई बार सेमी कॉन्शियस रहते हैं व्यक्ति या अनकॉन्शियस रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को खाना खिलाना मुंह से कठिन हो जाता है, तो उस समय भी हम उनको ये ट्यूब फीडिंग दे सकते हैं। तो ये तो अपन ने बताया कि कब कब इनको ट्यूब फीडिंग दी जा सकती है। अब इसमें है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब कब नहीं देना चाहिए ट्यूब फीडिंग। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखा जाता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यदि हो जाए, तो यदि इंटेस्टाइन है और उसी में ब्लॉकेज हो गया, अब ब्लॉकेज होगा और अपन ट्यूब डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा, सही फूड जा नहीं पाएगा। इसलिए वैसे ही यदि इंटेस्टाइन की पैरालिसिस हो गई है, लकवा मार गया इंटेस्टाइन को, तब भी हो सकता है। परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है, उसको उल्टियाँ हो रही, तब अपन ट्यूब डालें तो प्रॉब्लम हो सकती है। सीवियर डायरिया है तो ऐसे समय में भी यही प्रॉब्लम हो जाती है। सीवियर पैनक्रियाटाइटिस है एक्यूट वाला, तो उसमें भी यही कंडीशंस रहती है, इसलिए इसमें भी हमको ये वाला ट्यूब फीडिंग नहीं देना चाहिए। अब ये जो रायल ट्यूब है इसको आरटी के नाम से बोलते हैं शॉर्ट में, डॉक्टर्स लोग जनरली ट्यूब फीडिंग ना बोलते हुए आरटी करके बोलते हैं। तो मालूम होना चाहिए कि आरटी मीन्स ट्यूब फीडिंग है, जो कि रायल ट्यूब इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो इसमें पॉलीयूरेथेन जो है वो या फिर सिलिकॉन इसका यूज़ किया जाता है, और ये दोनों ही नुकसान नहीं करते हैं। इसलिए अब इसका जो डायमीटर रहता है, उस डायमीटर का नाप जो रहता है उसको 1 फ्रेंच के नाम से बोलते हैं, मतलब फ्रेंच के नाम से बोलते हैं। फ्रेंच यानी कोई फ्रांस से आया हुआ नहीं, ये इसका यूनिट है कि उसका डायमीटर कितने फ्रेंच का है। यदि 1 फ्रेंच बोलेंगे अपन तो उसका मतलब रहता है कि 1/3 मिलीमीटर उसका डायमीटर है। अब ये डायमीटर कितना होना चाहिए, उसकी ट्यूब की लंबाई कितनी होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट को कहाँ पर ये ट्यूब लगा रही है और वो पेशेंट किस एज ग्रुप का है, किस टाइप की उसकी डिसीज़ है, ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने फ्रेंच की वो ट्यूब रहेगी, कितनी लंबाई की वो ट्यूब रहेगी। अब आता है कि प्लेसमेंट साइट्स, कहाँ कहाँ पर ये ट्यूब अपन फिट कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट साइट के हिसाब से अपन देखो तो इसमें जो पेशेंट है उसकी मेडिकल प्रॉब्लम क्या है, मतलब उसको क्या हेल्थ प्रॉब्लम हुई है, उसके आधार पर इसकी प्लेसमेंट साइट डिसाइड की जाती है। वैसे ही कितने समय तक ट्यूब फीडिंग देना है उसके आधार पर प्लेसमेंट साइट होती है। जैसे समझ लो नाक से जो ट्यूब डाली जा रही है और वो स्टमक तक जा रही है या जेजुनम तक जा रही है, तो ऐसे समय में वो जो ट्यूब फीडिंग रहती है वो जनरली 6 वीक्स तक के लिए दी जाती है। पर इससे ज़्यादा लंबे समय तक हो तो ऐसी ट्यूब से फिर इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए फिर उस समय इसका यूज़ दूसरी तरह से इसका जो साइट है वो दूसरी रहेगी। इसलिए ये 2 चीज़ें दी है कि जब भी अपनी ट्यूब शरीर के अंदर डाली जाती है तब ये 2 कंडीशंस को ध्यान में रखकर ट्यूब डाली जाती है। मेडिकल प्रॉब्लम, कौन सी डिसीज़ है उसको क्या प्रॉब्लम है मेडिकली, और दूसरी कितने समय तक ट्यूब को शरीर में, मतलब ट्यूब फीडिंग कितने समय तक देना है, लेंथ ऑफ टाइम ऑन ट्यूब फीडिंग। तो ये 2 चीज़ें अपन ने बताई। अब आते हैं कि कौन कौन सी टाइप की ये प्लेसमेंट साइट्स हैं। इस प्लेसमेंट साइट में अपन देखो तो सबसे पहली आती है जिसको कहते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक साइट।
ये नेजोगैस्ट्रिक साइड है। नेजो मतलब तो मालूम है नाक, और गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, इसलिए नाक से डालेंगे और स्टमक तक जाएगी वो, तो उसको कहते हैं एनजी या नोज नेजोगैस्ट्रिक। दूसरी है नेजो एंटरिक। इसका मतलब है, एंटरिक का मतलब है कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई सी भी पार्ट में जा सकती है नाक से, तो वो है नोज से ड्यूोडेनम भी हो सकती है, जेजुनम भी हो सकती है, या इलियम भी हो सकती है। अब इसमें यदि नेजो ड्यूोडेनल है तो उसको कहते हैं एनडी, नोज से ड्यूोडेनम में जाएगी। नेजो जेजुनल मतलब क्या, कि नाक से जाएगी जेजुनम तक। अब इसके अलावा इसमें एक है जिसको कहते हैं पीईजी, मतलब इसका फुल फॉर्म है दिखाई दे रहा है, ये तो आपने देखा होगा, एनजे, एनडी, एनजी, एनजे। अब इसके बाद जो आ रहा है वो है पीईजी, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि एक कैमरा जैसा रहता है जिसको कहते हैं एंडोस्कोप, और उससे परक्यूटेनियस है वो, मतलब उसमें क्या किया जाता है कि बिल्कुल छोटा सा इंसिजन देते हैं, छेद किया जाता है, और उससे ये मतलब स्किन में, और उससे सीधे स्टमक तक वो जाएगा। तो ये इसमें क्या है, सर्जरी नहीं हुई, इसलिए इसको कहा जाता है विदाउट सर्जरी। जब अपन स्टमक तक डालेंगे तो उसको परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं। ये थोड़ा लंबे समय तक यदि किसी पेशेंट को देना है तब दे सकते हैं। उसी तरह से पीईजे भी आता है, इसमें परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक जेजुनोस्टोमी है ये, तो जेजुनम तक ये ट्यूब जाती है। अब आता है जिसमें डायरेक्टली मतलब सर्जरी की जाएगी और डायरेक्टली स्टमक के वहाँ पर ही सीधे ट्यूब लगाई गई सर्जरी से, तो उसको कहते हैं डीईजे या डीईजी। यदि स्टमक में लगी है तो डीईजे, और यदि जेजुनम में लगी है तो डीईजे। ये है थ्रू सर्जरी, स्टमक में जाएगी और जेजुनम में जाएगी। अब मैं आप लोगों को ये जो साइट्स है इसका एक चित्र दिखाती हूँ, जिससे कि आप लोगों को और पिक्चर अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए आप लोग, इस चित्र में दिखाया है कि नाक से जो गई वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। अब ये जो ट्यूब जा रही है नीले रंग की दिख रही है आप लोगों को, यहाँ से दिखाया है, ये कहाँ गई, स्टमक में गई, तो वो नेजोगैस्ट्रिक हो गई। यदि ड्यूोडेनम तक गई तो नेजो ड्यूोडेनल हो गई, जेजुनम तक गई तो नेजो जेजुनल ट्यूब हो गई। अब ये डायरेक्टली स्टमक में लगा दी ये नीली ट्यूब, और ये डायरेक्टली जेजुनम में लगा दी, तो ये गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब हो गई और ये जेजुनोस्टोमी ट्यूब हो गई। ड्यूोडेनम में डायरेक्टली नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये जो ड्यूोडेनम है ये बैक साइड चला जाता है और वो थोड़ा मतलब मूवेबल रहता है, तो उसको सर्जरी से पकड़कर ट्यूब को फिट करना कठिन रहता है, उसमें प्रॉब्लम कई बार आ सकती है। इसलिए जब सर्जरी से करना पड़ता है तब गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब या जेजुनोस्टोमी ट्यूब ही फिट की जाती है। तो और ये जो दोनों हैं तरीके, इसमें लंबे समय तक पेशेंट को हम फीडिंग दे सकते हैं। तो ये आपको साइड भी मैंने बता दी, दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पर जो ये चीज़ दी है ये है इंट्रावेनस वाली। अभी थोड़ा नेक्स्ट जो अपन लेक्चर लेंगे उसमें इंट्रावेनस फीडिंग ही दिखाएंगे। इसमें देखिए ये पीपीएन दिखाया है, टीपीएन दिखाया है। पीपीएन का मतलब दिखाया है कि हाथ में या पैरों में कहीं पे भी जब न्यूट्रिशन दिया जाता है इंट्रावेनसली वेन्स में हाथ या पैर के, वो पीपीएन है। और टीपीएन डायरेक्टली दिया जाता है तब वो कहलाता है टीपीएन, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहता है। पर खैर ज़्यादा डिटेल में उस समय बताऊंगी। तो मुझे लगता है कि ये साइट्स के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जितने भी ये ट्यूब्स हैं वो कहाँ कहाँ पर लगाई जाती है। अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ फूड, या जिसको अपन टाइप्स ऑफ फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ फॉर्मूला है या टाइप्स ऑफ फूड जो अपन इस ट्यूब के थ्रू दिया जाता है, उसमें कई तरह के हैं। पहला जो है उसको कहते हैं नेचुरल लिक्विड फूड। जो भी नेचुरल लिक्विड्स हैं ये तो सब आप लोग जानते हो, जैसे दूध है, चाय है, कॉफ़ी है,
इसके अलावा नारियल पानी है या लिक्विड, जैसे पतली सी बिल्कुल अपन ने क्या बोलते हैं इसको, दूध में कांजी जैसा बना दिया जाए, वो हो सकती है। या अंडे को दूध में फेंट के डाल दिया जाए, कच्चे अंडे को। तो ऐसी वाली जो चीज़ है, या बिल्कुल जूस है फ्रूट का, तो ऐसे सब नेचुरल लिक्विड फूड्स है जो कि हाँ दिया जाता है, नेचुरल फूड। यदि पेशेंट ऐसा है कि जिसको लिक्विड डाइट ही देना है और ओरली वो ले नहीं सकता है और ट्यूब फीडिंग ज़रूरी है, तो ऐसे समय में नेचुरल लिक्विड फूड दिया जा सकता है। उसमें दोनों हो सकते हैं, क्लियर लिक्विड और जो फुल लिक्विड है वो भी हो सकता है। पर फुल लिक्विड में ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली होना चाहिए। इसलिए नॉर्मली नेचुरल लिक्विड फूड का जब प्रिपरेशन होगा तब उसका न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ध्यान में रखते हुए ही प्रिपेयर करना चाहिए। अब इसके बाद आता है दूसरा जो फूड है, उसको कहते हैं ब्लेंडराइज्ड फीडिंग। अब ये जो ब्लेंडराइज्ड फीडिंग है, ब्लेंडर तो सबको मालूम है, मिक्सर में ब्लेंडर रहता है जिसमें अपन कोई भी फूड डालो तो वो पूरा एक जैसा हो जाता है ना, ब्लेंडराइज हो जाता है। तो ऐसी वाली फीडिंग जो रहती है उसको कहते हैं ब्लेंडराइज्ड फीड। अब ये ब्लेंडराइज्ड फीड में नॉर्मल अपना जो खाना पका हुआ है वो डालकर भी बन सकता है, उसमें पानी और ऐड किया जाता है और ताकि वो ब्लेंडराइज्ड फीडिंग तैयार हो जाती है। उसी तरह से एलिमेंटल डाइट्स भी रहते हैं। ये जो एलिमेंटल डाइट्स है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फूड नहीं रहता इसमें, बल्कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसका कि डाइजेशन होता है ना, वो जिस फॉर्म में एसिमिलेट हो जाता है बॉडी में, मतलब रक्त में पहुंच जाता है, वो वाला जो फॉर्म है उसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और उससे बने हुए कई सारे पॉलीमेरिक मिक्सचर्स भी मिलते हैं, जिसको ये एलिमेंटल डाइट में पॉलीमेरिक मिक्सचर्स भी कह सकते हैं। कमर्शियली प्रिपेयर्ड मिक्सचर्स भी आते हैं, जैसे उसका उदाहरण एक दे दिया मैंने, कॉम्प्लान। ये जो कॉम्प्लान है ये इसमें 2000 कैलोरी तक मिल सकता है। अपन इसको पानी में घोलो और उसका जो प्रोपोर्शन है, जिस भी तरह का डाइट प्रिस्क्राइब किया उस हिसाब से अपन इसको दे सकते हैं। अब ब्लेंडराइज्ड नेचुरल लिक्विड फूड वाले में एनर्जी कम मिल सकती है, ब्लेंडराइज्ड में अपन पूरा दे सकते हैं। यदि हेल्थ ठीक है तो ब्लेंडराइज्ड फूड्स हो सकता है। और किसी पेशेंट को ऐसा है कि उसको प्रॉपरली और तुरंत न्यूट्रिएंट्स देना है ना, और जीआईटी पे ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है, तो उसमें उस समय फिर एलिमेंटल डाइट्स दिए जाते हैं। इसमें पॉलीमेरिक मिक्सचर्स भी रहते हैं जिसको हाइड्रोलाइसेट्स भी कहते हैं। मतलब क्या कि जैसे प्रोटीन है तो अमीनो एसिड फॉर्म उसका सिंपल है। तो यदि किसी को कैंसर पेशेंट है और उसको मसल वेस्टनिंग बहुत हो रही है, कैंसर कैकेशिया हो गया है, तो ऐसे समय में उसको क्या ज़रूरी है? तो उसको उस समय में ज़रूरी है कि उसको हम इस तरह के अमीनो एसिड्स इसके थ्रू दे सकते हैं, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट्स दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भी ग्लूकोज के फॉर्म में दे सकते हैं। तो ऐसा ट्यूब फीडिंग में फैट भी है जो एमसीटी के फॉर्म में दे सकते हैं। तो ऐसा ये एलिमेंटल डाइट होता है। ये जो ब्लेंडराइज फीड भी बनता है ना, तो इसको भी क्या किया जाता है, इसका एक प्रोपोर्शन है, उस हिसाब से इसका ब्लेंडराइज फीड तैयार होता है। मतलब उसमें क्या 1500 पूरे दिन भर की जो कैलोरी अलाउंसेस हैं उसकी 1500 यदि है तो 1500 के हिसाब से इसका फूड तैयार हो जाता है। और उसमें जितने भी सीरियल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब उसमें डाली जाती हैं ताकि वो ब्लेंडराइज फूड उस हिसाब से तैयार हो जाए। ये मैंने एक ये अपना श्री लक्ष्मी की बुक में ही ये दिया हुआ है ब्लेंडराइज फूड का। उसका मैं एक फ़ोटो खींचा ताकि आप लोग उसको देख सको। इसमें ये जो ब्लेंडराइज फूड है इसमें ये लिखा हुआ है कि जब यदि अपने को ब्लेंडराइज फूड देना है तो किस तरह से प्रोपोर्शन रखें। तो राइस है 75 ग्राम, कंपोजिशन ऑफ ब्लेंडराइज फूड फॉर ट्यूब फीडिंग फॉर हॉस्पिटल प्रैक्टिस, ये घर में भी कर सकते हैं। फिर ग्रीन ग्राम दाल 40 ग्राम, ब्रेड है 20 ग्राम, ब्रेड लो या रोटी लो कुछ भी,
मिल्क है 200 ग्राम, स्किम मिल्क पाउडर 60 ग्राम, स्पिनच 50 ग्राम, पम्पकिन 50 ग्राम, कैरेट्स 50 ग्राम, बनाना 70 ग्राम, शुगर 60 ग्राम, रिफाइंड ऑयल 20 ग्राम और बटर 7 ग्राम। जितने भी सीरियल्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, उन सबको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया जाता है। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद फिर क्या किया जाता है, इसको ब्लेंडराइज किया जाता है और उसमें इतना पानी मिलाया जाता है कि वो 1500 ml हो जाए। तो अब ये जो 1500 ml की फीड है उससे 1500 कैलोरीज भी मिल जाती है, साथ ही साथ में 50 ग्राम प्रोटीन भी इससे मिल जाता है। तो ऐसे वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये पूरा तैयार करके प्रॉपर इसका रेफ्रिजरेशन किया जाता है ताकि वो माइक्रोब फ्री रहे, हेल्दी रहे और उसको जब जब फीड देना है तब दे सके। अब ये 1500 ml है और 1500 कैलोरी दे रहा है, इसका मतलब 1 ml में 1 किलो कैलोरी इससे पेशेंट को मिलेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये ब्लेंडराइज फीड का एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया। ये आप लोग सब देख सकते हो, इसका फोटो तो है ही, साथ में आप मैक्सिमम लड़कियों के पास श्री लक्ष्मी की बुक है, उसमें से आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद जो मैं बता रही थी कि न्यूट्रिएंट कंपोजिशन क्या रहता है इनका, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के हिसाब से जो भी फीड रहती है उसको स्टैंडर्ड फार्मूला फीड एक कहते हैं। उसका मतलब है जो अभी अपन ने बताई ब्लेंडराइज की, 1 किलो कैलोरी हो और 1 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीलीटर में 1 किलो कैलोरी मिल रही है, तो वो फार्मूला इसका स्टैंडर्ड फार्मूला कहलाया जाता है। उसी तरह से कई बार हाई कैलोरी भी देना पड़ती है। हाई कैलोरी जो रहेगी वो 1.5 किलो कैलोरी 1 ml पर ml के हिसाब से ये रहेगी। यहाँ पे 1 किलो कैलोरी पर ml थी, यहाँ पे 1.5 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब है कि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, 1:1 है। तो इसका मतलब था कि अब इसमें एक मतलब 1 किलो कैलोरी के लिए 1 मिलीमीटर के लिए 850 ml पानी डालना पड़ता है, तब जाकर वो 1500 ml का फीड तैयार हो जाता है और फिर वो 1:1 वाला रेशो तैयार होता है। 1.5 किलो कैलोरी पर ml है तो 775 ml वाटर उसमें डालना पड़ता है बनाते समय, जो अपन ने बताया ना ब्लेंडराइज फीड का जो प्रोपोर्शन था उसमें। अब ऐसा वाला जो फीड रहेगा नेचुरल है कि इसमें पानी कम है तो वो कैलोरीज ज़्यादा है, तो जैसे पेशेंट है जिसको कि हाई कैलोरी देना है तो ऐसे समय में ये दे सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड भी देना पड़ती है, तब उन पेशेंट्स के लिए भी 1.5 किलो कैलोरी वाला फ़ायदेमंद रहता है। कई बार रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड इतना ज़्यादा रहता है तो उसमें 2 कैलोरी पर ml के हिसाब से हाई कैलोरी और रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड है। फॉर एग्जांपल सिरोसिस हो गया तो ऐसे समय में देने के लिए फिर 600 ml पानी डालना पड़ता है ताकि पर लीटर के हिसाब से, तो वो फिर बराबर हो जाता है। तो ये जो फार्मूला तैयार होता है तब उस फार्मूले से 1.5 किलो कैलोरी मिलती है पर ml, 2 किलो कैलोरी पर ml मिलती है। तो ये हो गया न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला और हाई कैलोरी और रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड फार्मूला। पर ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती है, तो कई बार क्लॉगिंग हो जाती है। क्लॉगिंग का मतलब है कि जो ट्यूब है वो अंदर से जम जाती है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि बहुत कंसनट्रेटेड देते हैं अपन कि भाई पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए तो ऐसे समय में उसको डायरिया होके प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है उसी के हिसाब से उसको देना चाहिए, क्योंकि ये ब्लेंडराइज फीड नॉर्मली घर पे ही दे दी जाती है। पेशेंट को घर पे है और उसको खिला रहे हैं तो घर के लोगों का ये इच्छा रहती है ना अपना पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, तो ऐसे समय में ज़बरदस्ती उसको नहीं देना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि फीडिंग रिक्वायरमेंट जो रहती है वो किस तरह से रहती है। तो फ्लूइड रहता है उस ऐसे पेशेंट्स के लिए 30 ml पर kg नॉर्मली। एनर्जी कितनी देना चाहिए, तो 25 से लेके 45 किलो कैलोरी पर kg। प्रोटीन कितना होना चाहिए, तो 1 से लेके 2.5 ग्राम पर kg। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, फ्लूइड की, एनर्जी की और प्रोटीन की। और बाकी फिर उनकी जो भी डिसीज़ रहेगी उसके हिसाब से और ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब कई बार क्या देखा जाता है कि नॉन प्रोटीन कैलोरीज जो है
वो भी कितनी होना चाहिए ये भी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ही रहता है। तो उसमें भी ये देखा गया है कि नॉन प्रोटीन कैलोरीज, कार्ब और फैट वो रहेगा। तो क्रिटिकली यदि इल पेशेंट है तो 50:50 होना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही हो, फैट भी उतना ही हो। क्रिटिकली इल में लिया है, अब ये क्यों लिया, और फैट कौन सा रहेगा हमेशा, तो एमसीटी वाला ही रहेगा, जो कि जिसके की डाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं और तुरंत वो बॉडी में एसिमुलेट हो जाए, और ये न्यूट्रिशन इससे मतलब कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी, तो पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा अच्छी जल्दी हो सके, इसलिए 50:50 वाला ये प्रोपोर्शन रखा जाता है। क्यों ऐसा फैट का है, तो फैट के ऊपर बहुत रिसर्च हुई और कार्बोहाइड्रेट के भी। तो ये देखा गया कि जिसके डाइट में फैट होता है तो अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कम होता है। कार्ब में कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो ऐसे पर्सनस में फिर ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती, इसलिए फैट का परसेंटेज इसमें ज़्यादा रहता है। फिर जो नॉन क्रिटिकल इलनेस वाला है उसमें क्या करते हैं, तो 60% कार्बोहाइड्रेट रहेगा और 40% फैट रहेगा, मतलब 60:40 रेशो है नॉन प्रोटीन कैलोरीज का। पहले कैलोरीज प्रोटीन की कैलकुलेट कर ली जाएगी, बचा हुआ रेस्ट जो रहेगा वो इसमें, फिर जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उसके हिसाब से फिर बाकी दिए जाते हैं। जैसे सोडियम किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है, किसी को डायबिटिक है मान लो, उसको शुगर रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उस हिसाब से फिर इसका रिक्वायरमेंट मेंटेन की जाती है। अब आता है इन्फ्यूजन टेक्निक्स। इन्फ्यूजन टेक्निक्स मतलब किस तरह से हम इसको दे सकते हैं, जो फॉर्मूला अपन ने तैयार किया है उसको किस किस विधि से दिया जा सकता है। तो इसमें 4 विधियां हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूस मेथड। ये जो कंटिन्यूस मेथड है मतलब 24 पूरे समय जब तक पेशेंट है, ये जनरली हॉस्पिटल में होती है और वैसे घर पे भी हो सकती है यदि कोई अटेंडेंट है हमेशा। तो ये कंटिन्यूस मेथड में इन्फ्यूजन पंप एक तो लगा हुआ रहता है या ग्रेविटी फ्लो के आधार पर चलती है ये मेथड, और इसमें 50 ml पर आवर के हिसाब से फीड पेशेंट के अंदर जाती है। दूसरी जो मेथड है वो साइक्लिक मेथड है। साइक्लिक मेथड में क्या रहता है कि 8-8 घंटे की साइकिल रहती है। 24 घंटे है ना, तो 8-8 घंटे की साइकिल। उस 8-8 घंटे की साइकिल में क्या रहता है, 8 घंटे ऑन, मतलब 8 घंटे फीड दी जाएगी। सुबह जैसे 8 बजे एडमिट हुआ व्यक्ति तो रात के 8 बजे तक दी, फिर उसके बाद उसको या घर में भी 8 से 8 बजे तक दी, फिर उसके बाद उसकी ट्यूब से फीडिंग कुछ नहीं देंगे, उसके बाद उसको फिर वापस से चालू करेंगे। 16 घंटे का ब्रेक, फिर सुबह 8 बजे, तो ऐसी वाली। तीसरी है जिसको इंटरप्टेड मेथड कहा जाता है। इंटरप्शन मतलब तो जानते हैं ना, बीच बीच में रुकावट। तो ये क्या है, इंटरप्शन कैसे रहते हैं, तो 4-4 घंटे के अंतर से, 4 घंटे में दिया, जैसे 8 बजे दी, फिर 12 बजे दी, ऐसे 4 घंटे का इंटरवल रखेंगे 24 घंटों में 4 बार, और इस तरह से देते जाएंगे। अब एक है मेथड जिसको कहते हैं बोलस मेथड। ये जो बोलस मेथड रहती है ना, इसमें क्या करते हैं कि लार्ज वॉल्यूम रहता है और वो लार्ज वॉल्यूम शॉर्ट टाइम में देना, तो ये वाली मेथड कहलाती है बोलस मेथड। तो ये जैसे 200 सीसी है, 10 मिनट में ट्रक दे सकते हैं, 250 भी है तो वो 20 से 30 मिनट के बीच में दे सकते हैं। ऐसा मतलब 200 ml 250 ml इतना फीडिंग भी अपन एक समय में कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये है कि ये जो बोलस मेथड है वो किसी भी पेशेंट को एकदम से नहीं देते। जब भी ट्यूब फीडिंग चालू करना है तो वो बहुत थोड़ी 50 ml के हिसाब से ही चालू की जाती है, फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाया जाता है, फिर 75 ml ऐसे करते करते इसको बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि ये टॉलरेट हो रहा है, फिर उसको ये बोलस मेथड से भी दे सकते हैं। जैसे पेशेंट की कंडीशन ठीक है तो अब जैसे अपन लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ऐसा लेते हैं, तो उस हिसाब से फिर उस पेशेंट को फ्रीक्वेंट फीडिंग उन 3 मेजर और फिर 1-2 जो सप्लीमेंट्री है उसके हिसाब से फिर दी जाती है। तो ये बोलस मेथड रहती है। तो अब इसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें कई हो सकती है, मतलब वैसे तो मैंने बताया था कि कॉम्प्लिकेशंस इनमें नहीं है, पर फिर भी क्यों होती है कॉम्प्लिकेशंस, तो उसमें कोई असावधानी रह जाए तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं। क्या क्या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं एस्पिरेशन न्यूमोनिया। एस्पिरेशन न्यूमोनिया का मतलब है कि जब हम फीड दे रहे हैं, उस फीड देते समय यदि थोड़ा जो भी पर्सन है उसने एकदम से मतलब एक तो जल्दी से दे दिया फार्मूला, तो वो कई बार क्या हो जाता है कि लंग में चला जाता है
और वो कंडीशन कहलाती है रीगर्जिटेशन ऑफ फॉर्मूला। तो ये नुकसान इसमें कई बार हो सकता है। फिर उसी तरह से दूसरा है क्लॉग्ड फीडिंग, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, क्लॉग्ड फीडिंग ट्यूब। तो ये बहुत ज़्यादा थिक फार्मूला यदि दे दिया जाए तो ये जम जाता है अंदर। फिर कई बार क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसे समय में जो फार्मूला दिया जा रहा है उसमें बहुत ही कम फाइबर होगा, तब ये कंडीशन कई बार आती है। कई बार डायरिया, कई बार बहुत ज़्यादा ही फाइबर दे दिया, या बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कैलोरी डेंस फार्मूला दे दिया, तब ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया, कई बार ज़्यादा मतलब शुगर लेवल उसकी बढ़ जाए, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये सब जो चीज़ें होती हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, डायरिया, ये खास तौर से इसको कहते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में फीड कर दिया जाए तो इसमें ये कंडीशन हो सकती है और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होती है। फिर उसी तरह से है नौशिया एंड वॉमिटिंग। कई बार क्या हो जाता है कि उसको एलर्जी हो जाती है, उस पर्सन को सूट ही नहीं करता, और ऐसे समय में ये नौशिया वॉमिटिंग भी इसको हो सकता है। कई बार ये डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन वगैरह भी देखा जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। कई बार इंटॉलरेंस भी हो सकता है, उसके कारण भी डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता है। डिहाइड्रेशन लिखना भूल गई मैं, डायरिया के बाद होना चाहिए। अब इसके अलावा एक और जो कंडीशन देखी जाती है वो है स्किन इरिटेशन अराउंड फीडिंग ओस्टोमी साइट। तो ये जो है ये कोई ये कहाँ होगा कि जहाँ से ट्यूब इंसर्ट हुई है वहाँ पर स्किन का इन्फेक्शन होने लग जाता है, और वो कंडीशन कहलाती है स्किन इरिटेशन अराउंड फीडिंग ओस्टोमी साइट। तो इस तरह से ये अपन ने देखा कि किस किस तरह से इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। पर ये सभी कॉम्प्लिकेशंस को यदि प्रॉपरली ट्यूब फीडिंग दिया जा रहा है तब ये कॉम्प्लिकेशन से व्यक्ति आराम से बच सकता है। अब इसमें जब भी फीडिंग दी जाती है तो एक फॉर्मूला एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि जैसे होल डे में अपने को देना है, मान लो, तो ये एक है वो दिखा रही हूँ मैं तुम लोगों को कि ये आरटी फीड जो हॉस्पिटल्स में जनरली दिया जाता है ना, उसके लिए उन्होंने एक मेनू बना दिया था कि कैसे 7 बजे क्या दिया, तो मिल्क है, प्रोटीन पाउडर डाल के, शुगर डाल के उनको दी, और कितनी दी तो 2 टेबलस्पून शुगर डाली है इसमें। फिर 9 AM है तो ब्लेंड करके पाउडर और शुगर 2 रो दिया। 11 बजे राइस कांजी है या सूप है, सॉल्ट ऑयल पाउडर। 1 बजे सीपी मिक्स है, मतलब वही जो मिक्स आता है बाज़ार में, वो पाउडर और शुगर। फिर 3 बजे मिल्क पाउडर, मिल्क है, फिर पाउडर है कौन सी, तो जो भी जैसे प्रोटीन पाउडर भी हो सकती है, कॉम्प्लान पाउडर भी हो सकती है, शुगर ये। फिर ब्लेंड फूड पाउडर शुगर, ऐसे करके ये मिक्स 11 बजे तक उनकी फीडिंग की। अब ये सब जो चीज़ें दी हैं, आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंट फीडिंग है ये, है ना। नंबर ऑफ फीड्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फीड्स टोटल इन्होंने दी है आरटी राइस ट्यूब फीड्स, है ना। अब इसमें जैसे 150 ml लिक्विड है तो कितने उन्होंने डाला है, तो 2 स्कूप्स पाउडर डाली। 200 ml लिक्विड है तो 3, 100 ml है तो 1। डायबिटीज़ है तो उसमें शुगर नहीं डाली, और सॉल्ट है तो 1 ग्राम या से लेके 2 ग्राम तक। ऑयल कितना, तो 2 टीस्पून। तो ऐसा ये ध्यान रख के किया जाता है। ये एक एग्जांपल था, इसलिए मैंने ये तुम लोगों को दिखाया। तो इस तरह से अपना ये फीडिंग का है। यदि ब्लेंड मिक्स बनाना है तो कैसे बनाना, वो भी इसमें है। मिल्क है या मिल्क, उसमें मिल्क पाउडर, अरारोट पाउडर, शुगर, ऑयल, ये प्रॉपरली कोल्ड मिल्क में मिलाना चाहिए। फिर उसके बाद बॉईल करना, और फिर उसके बाद प्रोटीन पाउडर मिला के बना सकते हैं। सीपी मिक्स में क्या करते हैं, तो मिल्क लेते हैं, अरारोट पाउडर लेते हैं, मिल्क पाउडर, मूंग दाल, पानी, शुगर, ऑयल, फिर उसको प्रॉपरली कोल्ड मिल्क में मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद में बॉइलिंग, फिर उसके बाद छान दिया,
प्रोटीन पाउडर मिलाई, क्योंकि प्रोटीन को पहले से बॉईल करेंगे तो वो कोएगुलेट हो जाता है, इसलिए कोएगुलेशन नहीं होना, इसलिए वो बाद में मिलाते हैं ठंडा होने के बाद। तो इस तरह से ये सब सीपी मिक्स और ब्लेंड मिक्स ये दोनों दिखाया। तो ये अपना कंप्लीट हो गया टॉपिक इसका, एंटरल फीडिंग का।